चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या आर्टिकल है, क्या टॉपिक है? विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स सुर्खियों में क्यों था? भाई पढ़ क्यों रहे हैं हम, सवाल ये है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित शोध पत्र टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कभी नाम ही नहीं सुना कितने लोगों ने, में भारत में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए? आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अमीरों पर संपत्ति कर और विरासत कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या क्या? संपत्ति कर और विरासत कर। अब सवाल आगे, ये तो रात की चर्चाओं में क्यों था विरासत कर? अब आराम से एक एक करके समझते हैं कि है क्या बेसिकली ये विरासत कर। किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों को, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों को, जो उसके बाद के लोग हैं, को विरासत में मिली जायदाद या संपत्ति, कोई जायदाद मिली होगी या कोई संपत्ति मिली होगी, उस पर क्या लगाया जाता है? विरासत कर लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद, ठीक है, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनकी बात हो रही है। एक चीज क्लियर रखिए, यह एस्टेट टैक्स से अलग है। किससे अलग है? एस्टेट टैक्स। अच्छा, एस्टेट टैक्स ये क्या है ये भी समझिए, अंतर समझिएगा। एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। ये किस पर लगाया जाता है? कि मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर, यहाँ कुल मूल्य बात हो रही है। लेकिन जो आपका ये है विरासत कर, मतलब इनहेरिटेंस टैक्स, ये क्या है? उत्तराधिकारी को मिली विरासत में जो जायदाद है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? दोनों अंतर हो गया। इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे कहाँ कहाँ पर, अब ये तो नहीं केवल एक ही जगह बात हो रही है, कई जगहों अपनाया गया है। कहाँ कहाँ पर? जापान में विरासत कर की दर 55%, देख रहे हैं, तथा दक्षिण कोरिया में 50% और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, एक पॉइंट ये कुछ रहा। आता है क्या? विरासत कर के लाभ, ये क्या है? विरासत कर के लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट कि राजस्व में वृद्धि होगी। ठीक बात है, राजस्व में वृद्धि हो जाएगी भाई, कर मिलेगा तो लाभ होगा ही। संपत्ति में असमानता को कम करेगा, लेकिन उसके लिए नुकसान हो जाएगा ना, जिसका संपत्ति रहेगा। यहाँ पर क्या करें? संपत्ति में असमानता क्या हो जाएगा? कम करेगा। मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा बढ़ावा? मेरिटोक्रेसी। क्लियर है? अब आता है विरासत कर के प्रभाव। प्रभाव क्या होगा? कर चोरी बढ़ सकती है, कि किस तरीके से जो है हमको कर न देना पड़े। बचत और निवेश हतोत्साहित होगा। जो बचत होता है या जो निवेश करते हैं वो क्या होगा? वो हतोत्साहित हो जाएगा। दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं, ये कुछ रहा विरासत कर के प्रभाव। अब भारत में क्या है, विरासत कर का इतिहास क्या है? एक पॉइंट ये भी है कि भाई इसके बारे में क्या पहले कुछ रही है कि नहीं रही है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वर्तमान में भारत में कोई विरासत कर लागू नहीं है अभी भी, है ना। 1953 में एस्टेट ड्यूटी लगाई गई थी। कब? 1953 में। इस कर की दर 85% तक पहुंच गई थी। कितना? 85% से कितना है, जिसके कारण यह कर अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। वर्ष 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्या? एस्टेट ड्यूटी। और एक चीज देखिएगा, एस्टेट ड्यूटी के ही समान भारत में उपहार कर, गिफ्ट टैक्स और संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स भी लगाए गए थे। किसकी तरह? एस्टेट ड्यूटी की तरह। लेकिन एस्टेट ड्यूटी कब समाप्त किया गया था, ये आपको पता चल गया। उपहार कर को 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ये नहीं है उपहार कर जो 1998 में ख़त्म किया गया और 2015 में संपत्ति कर ख़त्म कर दिया गया। हालांकि उपहार कर को 2004 में फिर से लगाया गया था, उपहार कर को। क्लियर बात? उपहार कर और संपत्ति कर दोनों को बहुत अच्छे समझिएगा, ये मतलब एक क्लियरिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं। आप आइए तैयारी कर रहे हैं तो क्लियरिटी बनी रहनी चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
उपहार कर के तहत थोड़ा सा और देखिए क्या है इसमें कि उपहार कर के तहत यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त करता है, कितना लिमिट क्या है 50,000, तो इसे अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में समझा जाता है। इस पर आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। मतलब ये भी जो है इनकम में जोड़ा जाता है अगर 50,000 से ऊपर कोई उपहार मिलता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी, जैसे दान, विरासत में मिले उपहार और करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार, शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त उपहार, ये कुछ इसको जो है क्या है अपवाद भी हैं, जिसको नहीं लिया जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि भारत में आय और संपत्ति असमानता ये क्या है, किस तरह की इसमें है भारत में आय और संपत्ति असमानता। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ये लैब शायद नहीं सुने होंगे, कितने लोग नहीं जानते होंगे कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भारत में आय और संपत्ति असमानता 1922 से 2023 अरबपति राज का उदय, तो अरबपति राज का उदय तो अलग ही चीज़ है, शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें क्या किया गया, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर रहा है कि सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। क्या कि सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, जबकि सबसे कम आय वाले 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का केवल 6.4% हिस्सा है। अब आप ये असमानता देखिए कि ये असमानता कैसी है। स्वतंत्रता के बाद की बात है कि 1980 के दशक में, स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक असमानता में क्या आई, गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद की अवधि में असमानता बढ़ती गई और 2000 के दशक की शुरुआत में इस पर काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई। एक तो ये रहा कुछ पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप इसको ज्ञान के स्तर से देखेंगे तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब आप इससे बस केवल एग्जाम रटते रहेंगे ना तो फायदा नहीं मिलता है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2024 को ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। CRI ने असमानता से निपटने के लिए 164 देशों और क्षेत्रों की प्रतिबद्धता का आकलन किया है। भारत की रैंक कितनी है, 127, कितने 164 देशों में। नेपाल 115वें स्थान पर, श्रीलंका कितने हैं 118वें स्थान पर। ये सब देखिए अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने भारत से बेहतर, सिंपल सी बात है भारत से बेहतर दिख ही रहा है, बताने वाली क्या बात है इसमें। ये रहा कुछ पॉइंट। इसके बाद क्या आता है, अब शुरू होता है एक अलग पॉइंट, आराम से जो है समझते चलिएगा। इसमें क्या है, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स APAs, इसमें क्या है, सुर्खियों में क्यों है। अगर अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की बात हो रही है तो अगर चर्चाओं में क्यों आया ये, इसका क्या रखा कारण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना है तो आराम से चर्चा में सुनिएगा और समझिएगा कि है क्या बेसिकली। ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक चीज ये, इनमें एक तरफा और द्विपक्षीय APAs दोनों शामिल हैं। कौन कौन, एक तरफा और द्विपक्षीय दोनों शामिल हैं। अब आता है APAs के बारे में, ये देखते क्या है। देखिए, यह करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है। किसके बीच, कर देने वाला करदाता और कर प्राधिकरण, कर जो टैक्स अथॉरिटी है, इसके बीच क्या एक समझौता है अग्रिम मूल्य निर्धारण में। समझिएगा अच्छे से, APAs है क्या बेसिकली, ये करदाता और कर प्राधिकरण के बीच समझौता है। APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है। मतलब किसके लिए काम कर रहा है, करदाताओं के लिए, कि इनको जो है एक निश्चितता मिले। पहली चीज क्या था कि करदाता और कर प्राधिकरण के बीच क्या एक समझौता है APA,
और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि एपीए मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके, किस तरीकों को, मूल्य निर्धारण करने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट की। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। देखिए एक आता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग। ये क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग? शब्दों को गौर से समझिएगा, क्योंकि शब्द कभी कभी एग्जाम में से पूछ जाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, यह साझा स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच, किसके बीच है, साझा स्वामित्व। ये पॉइंट, ये शब्द ध्यान रखिए। साझा स्वामित्व मतलब कि कई लोग उसमें स्वामित्व हैं। साझा स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और एवं सेवाओं की कीमत है। किसकी? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत है। कीमत है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? कीमत है। किसके बीच? किसके? वस्तुओं और सेवाओं की। ठीक है। महत्व क्या है? अब क्या करते हैं, महत्व को आना समझते, इंपॉर्टेंस क्या आखिर। एपीएस अधिकतम 5 आगामी वर्षों के लिए, कितने? 5। एपीए अधिकतम है, ध्यान रखिएगा। एपीए अधिकतम 5 आगामी वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग एएलपी निर्धारित करने में मदद करता है। कितने? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आर्म लेंथ प्राइसिंग निर्धारित करने में मदद करता है। कितने वर्षों के लिए? अधिकतम 5 वर्षों के लिए। ये इसका जो है क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब इसी में क्या एक पॉइंट चलते चलते देख लीजिए कि मूल्य निर्धारण का आर्म लेंथ प्रिंसिपल ये क्या है। मूल्य निर्धारण का आर्म लेंथ प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, दो संबंधित पक्षकारों के बीच, किसके बीच? दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान करने के लिए, किसके? वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान करने के लिए निर्धारित कीमत दो अलग अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए तय कीमत के समान होनी चाहिए। फिर से समझिए, इकोनॉमी के हर एक शब्द को आप समझने का प्रयास करिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है। क्या कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार दो संबंधित पक्षकारों के बीच, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए निर्धारित कीमत। अब यहाँ पे एक चीज है, क्या कोई कीमत निर्धारित हो रही है, किस लिए? वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने के लिए, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए उसका क्या है, दो अलग अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए तय कीमत के समान होनी चाहिए। ठीक है ना, उसी कीमत के लिए, उसी जो है चीज के लिए कीमत क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये रहा क्या आपका मूल्य निर्धारण का आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। क्लियर है। इसके अलावा देखिए क्या है, करदाता के पास पिछले 4 वर्षों के लिए भी एपीए लागू करने का विकल्प होता है। क्या? पिछले 4 वर्षों में, देख रहे हैं, पिछला होना बहुत बड़ी बात होती है कि पीछे भी लागू हो रहा है। इस प्रकार यह 9 वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान करता है, पिछले 4 वर्षों के लिए, अब अगले 5 वर्षों के लिए, है ना। तो कितना होगा? 9 वर्षों के लिए। अब आता है एपीए के प्रकार। एपीए के कुछ प्रकार भी होता है क्या, देखते हैं कि एपीए का प्रकार है कि नहीं है। चलिए, एक तरफा एपीए, ये कौन सा एपीए होता है? इसमें केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है जहां करदाता रहता है। इसमें केवल कौन होता है? करदाता। इसको बोलते हैं एक तरफा प्यार नहीं, एक तरफा एपीए, है ना। अब आता है द्विपक्षीय एपीए। द्विपक्षीय एपीए इसमें क्या है? इसमें उस देश के करदाता और कर प्राधिकरण सम्मिलित होते हैं जहां करदाता रहते थे। ठीक है। इनके साथ कौन होता है? इनके साथ ही करदाता का अन्य देश में स्थित संबंध उद्यम और संबंधित विदेशी कर प्राधिकरण भी शामिल होते हैं। संबंधित विदेशी कर प्राधिकरण भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। एक ही। अब आता है क्या? बहुपक्षीय एपीए। एक तरफा, द्विपक्षीय और क्या आता है? बहुपक्षीय एपीए। इसमें क्या है? इसमें करदाता उसके अलग अलग देशों में स्थित 2 या 2 से अधिक संबद्ध उद्यम, उन देशों के कर प्राधिकरण जहां करदाता रहता है, और एईज मतलब यहाँ पर दिखा संबद्ध उद्यम
ए इज देशों वाले कर अधिकारी शामिल होते हैं। 3 टाइप हो गए, एक तरफा एपीए, द्विपक्षीय एपीए और बहुपक्षीय एपीए। ये कुछ रहा आपका एपीए के प्रकार। आराम से इसमें भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना कर रखिए। अब क्या आता है, अब भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था। भारत में अब किसकी बात हो रही है, भारत में कि अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता की व्यवस्था होती कैसे है। पहला पॉइंट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने, कौन आ रहा है इसमें, केंद्रीय, अब आरबीआई की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 में धारा 92 सीसी और 92 सीडी को शामिल करके 2012 में एपीए योजना अधिसूचित की थी। कब, 2012 में एपीए योजना थी। अब ये 2012 में थी, कितना पुराना हो गया ना, मतलब कि लगभग 10 साल, 10-12 साल, 12-13 साल ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना कर रखिएगा, क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन बने भी तो जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। हालांकि मेंस में आप चाहे तो यूज कर ही सकते हैं, अपने ऊपर है। इसके तहत सीबीडीटी और किसी अंतरराष्ट्रीय लेन देन के संबंध में, इसके तहत क्या सीबीडीटी बताया भी आपको, और किसी अंतरराष्ट्रीय लेन देन, कोई अंतरराष्ट्रीय लेन देन बात हो रही है, के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले, आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर क्या है, हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्लियर है। अब आता है योजना की प्रकृति, कि योजना की प्रकृति कैसी है, समझिएगा। एक एक शब्द आराम से, मजा तभी है जब तक आप तोड़े मोड़ेंगे नहीं, वैसे सुनने से पढ़ने कोई मतलब है नहीं। योजना की प्रक्रिया है, एपीए प्रक्रिया स्वैच्छिक है। क्या, कैसे प्रकृति इसकी है, स्वैच्छिक है, और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते डीटीएए तंत्र की पूरक है। ठीक है। एपीए की अवधि कितनी होती है, एपीए की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। एपीए की अवधि कितनी, अच्छा 5 वर्ष का भी कॉमन होता है, तो और थोड़ा सा बस लिंक करते रहेंगे तो याद रहेगा। रोल बैक प्रोविजन, ये क्या है, रोल बैक प्रोविजन एपीए व्यवस्था में सहमति के अनुसार, किसके अनुसार, सहमति के अनुसार, एपीए व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को, किसको, आर्म्स लेंथ प्राइस को एपीए के शुरू होने से पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको जो है पहले भी लागू करने की अनुमति है। अब एक पॉइंट आता है कि इतनी जो चर्चाएं हमने की उसमें एक आता है कौन, सीबीडीटी, है ना। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके बारे में उत्पत्ति क्या है, यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है, वैधानिक, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। सीबीडीटी वैधानिक निकाय है। मंत्रालय, यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है, राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। कार्य, यह आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। किसके लिए, आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन, मतलब प्रत्यक्ष, मतलब मेन काम क्या है इसका, डायरेक्ट टैक्सेस पर काम करना है ना, कि उसके प्रशासन की बात कर रहा है। ये रहा कुछ आपका जो है सीबीडीटी के बारे में, कुछ और भी शायद इसमें है नहीं। कितना बचा हुआ अभी, टाइम क्या हुआ, काफी टाइम होगा ना, 1 पेज 2 3, चलते हैं देखते हैं कवर हो जाए। 3 पेज भी नहीं है, कवर हो जाता अच्छी बात है, नहीं फिर देखा जाएगा, है ना। दोहरा कराधान बचाव समझौता, ये क्या है, डीटीएए, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट, डीटीएए। देखिए अब ये मुझे सुर्खियों में क्यों है, ये सुर्खियों में क्यों था भाई, कुछ तुम बात रही होगी ना, क्या बात रही थी, देखिएगा। भारत और मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन, भारत और मॉरिशस। अब मॉरिशस के बारे में चर्चा होगी तो आपको कम से कम मॉरिशस के बारे में पता होना चाहिए, हाँ कहाँ पर है ये मॉरिशस, कहीं लंदन तो नहीं है। सोचिए थोड़ा सा जाकर मैप में। हालांकि अभी तक इस प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं हुई है। इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते डीटीएए में संशोधन
किया जाए, किसमें किया जाए संशोधन, DTAA में। अब जो है इस आर्टिकल का पूरा जो है आराम से एक एक करके एनालिसिस करते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, क्या क्या होना चाहिए, सब चीजें। सबसे पहले क्या बात है कि संशोधन द्वारा किए गए मुख्य बदलाव, संशोधन द्वारा किए गए मुख्य बदलाव। अब ये बदलाव कौन कौन से देखिएगा। संशोधन में DTAA के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल पर्पज टैक्स का प्रावधान किया गया। ये क्या है, प्रिंसिपल पर्पज टैक्स, PPT का प्रावधान किया गया। इससे कर चोरी और कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। क्या, कर चोरी एक पॉइंट है, एक मतलब शब्द है, और एक है कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग का जो है रोका जाए। इसमें क्या है, PPT, पहले तो ये समझिए PPT क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। PPT यह प्रावधान करता है कि संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे। क्या कहा, आराम से समझिएगा, भटक जाएंगे। जहां इधर उधर थोड़ा सा इकोनॉमी गई, फिर कहाँ गई पता नहीं, कहाँ गई पता नहीं चलेगा। PPT यह प्रावधान करता है कि संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे यदि यह साबित होता है कि किसी लेन देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना था। मतलब कि कर लाभ, मतलब देख रहे हैं क्या करें कि कर लाभ ही नहीं मिलेगा, बस केवल ये साबित हो जाए कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल जो है कर लाभ प्राप्त करना था। ठीक है। DTA संशोधन के प्रोटोकॉल का उद्देश्य इसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, क्या बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS मिनिमम स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, BEPS देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं किस पे, DTAA पर। सबसे पहले किस देखना है, ये देखना है BEPS क्या है। यह कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। किससे, कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग बात हो रही है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो कह रहे हैं क्या, अगर ये शब्द कहीं पर आए, ये BEPS कहीं पर भी आपको दिखे एग्जाम में या कहीं पर टेस्ट में, आपको ये पता रहे कि ये जो है कुछ कर चुकाने से बचने कुछ रास्ता है, ये है ना, कुछ रणनीति उसी संबंधित है, तब आप दिमाग लगा देंगे। इन रणनीतियों के अंतर्गत कर देने से बचने के लिए नियमों में कमी या असंगतता का फायदा उठाकर मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों से कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पॉइंट, अब यहां से थोड़ा और समझिएगा। कह रहे ना, इतना ट्विस्ट है ना, लोग लगता है कि मजाक मजाक चल जाएगा इकोनॉमी, नहीं चल पाएगा। देखिए फिर से, सबसे पहले क्या कहा कि यह कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक टर्म है। कर चुकाने, पहले ये ध्यान रखिएगा, कर चुकाने से बचने की, कर चुकाने के लिए नहीं, कर चुकाने से बचने के लिए, कैसे हम जो है कर चुकाने से बच जाएं। एक पॉइंट ये, इन रणनीतियों के अंतर्गत क्या है, कर देने से बचने के लिए। अब जो कर देने से बचना है, मतलब कर नहीं देना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या है, नियमों में कमी या असंगतता का फायदा उठा, मतलब अगर कोई नियम जो बना है उसमें कुछ कमी निकाल लो या कुछ असंगतता हो, उसका फायदा उठा लो। उठाकर मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों, जो मुनाफा मिले उसको कहाँ, उच्च कर दर वाले देशों से कहाँ पर भेज देना है, कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाए, जहाँ पर कम टैक्स देना हो। ये क्या है आपका, ये है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे सुनिएगा और समझिएगा पहले क्या क्या है इसका पूरा जो मीनिंग है। तो इसके बाद जो है क्या करना है कि यहाँ पे एक तो ये है कि जहाँ पर कम करदार वाला हो वहाँ पर भेज देना जाए। उसके बाद क्या है कि ऐसा जानबूझकर निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। अब ये किया कैसे जाता है, पहले से जानबूझकर किया जा रहा है, अब कैसे किया जाता है, मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों स्थानों से ऐसे निम्न कर वाले या कर न लगाने वाले देशों स्थानों में स्थानांतरित कर दिया। पहले तो ये, जहां उस कंपनी की बहुत कम या कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। ठीक है।
उसका जो दूसरा पॉइंट इसी में है कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्याज या रॉयल्टी जैसे, एक तो ब्याज होता है, एक रॉयल्टी जैसे कटौती योग्य भुगतानों के माध्यम से प्रॉफिट को कम करके दिखाया जाता है, समझ रहे ना। और जब प्रॉफिट को कम कर दिखाया जाएगा तो इसके बाद टैक्स का फायदा मिल जाता है। एक पॉइंट ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम ये वाला पॉइंट DTAA के बारे में थोड़ा देखते हैं कि DTAA क्या है, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। परिभाषा पहले समझिए, DTAA का परिभाषा क्या है। DTAA दो देशों न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक क्या है, समझौता है। क्या, एक तो दो देश हों या न्यायिक क्षेत्र हों, न्यायिक क्षेत्र शब्द समझिएगा, यह दो अलग अलग देशों न्यायिक क्षेत्रों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचाता है। फिर देखिए क्या है, यह क्या करता है, यह दो अलग अलग देशों न्यायिक क्षेत्रों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरा कराधान, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। भारत और मॉरिशस के बीच DTAA पर पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए थे? 1982, मतलब कोई नया नहीं है। इससे 2016 में संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। अब आता है कि DTAA का महत्व क्या है। किसका? DTAA का महत्व देखिए, समझिएगा। विदेशी निवेशकों पर कर का बोझ कम करके, मतलब जो विदेशी लोग निवेश करते हैं उन पर कर का बोझ कम कर दिया जाए, उससे क्या करके सीमा पार निवेश को क्या करना है, बढ़ावा देता है। DTA विदेशी निवेश जो उन पर जो है कर का बोझ कम करता है और उससे क्या होता है, सीमा पार निवेश को क्या होता है, बढ़ावा देता है। एक चीज हो गया आय स्रोत और करदाता, एक होता है आय स्रोत और करदाता के निवास देशों के बीच कर के अधिकार का न्याय संगत आवंटन सुनिश्चित करता है। क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय आय पर ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय आय पर कर लगाकर कानूनी निश्चितता प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय आय पर बात हो रही है, उस पर जो है कर लगाकर क्या करता है, कानूनी निश्चितता प्रदान करता है। क्या है DTA, इसका जो महत्व है। ये इतनी रही DTA की थोड़ी सी जो है इंट्रोडक्शन बात, या मतलब इसके बारे में जो भी समझ लीजिए। ये कहाँ भाग रहा भाई उसको अपने से भागने लगेगा। अब एक देखिए क्या है, पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया, MAP, पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया ये कैसे होता है। मैप दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु, मेन समस्या क्या है, दोहरा कराधान ना हो। मेन समस्या क्या है कि कराधान जो दोहरा ना हो। देखिए क्या है, मैप दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु कराधानों के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प है। क्या कि किस समाधान हेतु, दोहरे कराधान के विवाद के समाधान हेतु, दोहरे कराधान जो विवाद है उसके समाधान हेतु मैप क्या है, मैप जो एक विकल्प है। यह न्यायिक या आर्थिक, एक तो न्यायिक की बात हो रही है, एक आर्थिक बात हो रही है, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है। मतलब एक न्यायिक भी होता है और एक आर्थिक भी होता है, दोनों तरीके से क्या होता है, विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है। एक पॉइंट ये हो गया। अब क्या आता है कि मैप कर संधियों, एग्जाम्पल तो DTAA, ये तो पता ही है DTAA चर्चा हो कितना वो किया गया। मैप कर संधियों में निर्धारित एक तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है। कराधान किसके अनुसार है, कर संधि के अनुसार है। कौन डिसाइड करता है, मैप। यह सुनिश्चित करता है कि जो है कराधान क्या है, कर संधि के अनुसार है। और देखिएगा, कर संधि एक द्विपक्षीय समझौता है। ऐसा मत समझिए ये एक पक्षीय है। कभी कभी जब स्टेटमेंट बनता है ना तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो क्या है, कर एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि दो देशों द्वारा अपने प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं का हल करने के लिए की जाती है। क्लियर बात। MPA और APA के बीच अंतर भी कुछ होता है। अब ये जो MAP और APA के बीच अंतर होता है, ये क्या है, इसको देखिए कि मैप ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है। किस करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद। एक चीज ये, जबकि
एपीए ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है। देखिए, एक होता है विवादों का समाधान करना, जो कि ये करता है मैप करता है, और एपीए क्या करता है, ये प्राइसिंग विवादों को क्या करता है, उत्पन्न होने से रोकता है। ठीक है, एक होता है उत्पन्न होने से ही रोक देना, एक होता है उत्पन्न होने पर क्या करना, समाधान करना। ठीक है, करदाता लंबित विवादों के लिए मैप दाखिल करते हैं। कौन करता है? करदाता, कर देने वाले, टैक्स देने वाले लोग करते हैं। ठीक है ना, जबकि करदाता भविष्य के वर्षों के समान लेन देन के मामले में प्रभावी विवाद समाधान परिहार रणनीति के रूप में एपीए के क्या करते हैं, विकल्प चुनते हैं। क्लियर हुई बात? ये रहा कुछ पॉइंट। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आज हम जो कवर करेंगे इसको, क्योंकि अब स्पीड लेके चलना पड़ेगा तो सब कुछ छूट जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को, मतलब संयुक्त राष्ट्र की भी एक कोई तदर्थ समिति है ना, को अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, हाल ही में इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन हेतु मार्गदर्शन के एक सेट को क्या किया है, मंजूरी दी है। ये रहा चर्चाओं में क्यों था कारण, ये कि चर्चाओं में क्यों था, सुर्खियों में क्यों था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या आता है कि अन्य संबंधित तथ्य। इसमें क्या है कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि स्थापित करना। एक तो ये पॉइंट हो गया। भारत सहित, देखिएगा, भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों ने, अधिकतर किसने, विकासशील देशों ने संधि के विचारार्थ विषय के पक्ष में क्या किया है, मतदान किया है। इसके विपरीत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों ने इसके खिलाफ क्या किया है, मतदान किया। मतलब ये जो है इसके अपोजिट में है। अब सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि है ये क्या है। देखिए, एक तो मेन चीज क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि विकास के लिए वित्त पोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना। किसमें? अदीस अबाबा, नाम ही नहीं सुने कितने लोग, नहीं सुना, जाकर देखिएगा। घरेलू संसाधन जुटाना, क्या करना, घरेलू संसाधन जुटाना, कर लगाने संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, और क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। ये कुछ उद्देश्य हैं इसके। प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं फिर? प्रतिबद्धताएं देखिए, पहला स्टेटमेंट कि विदेशों में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय को कर के दायरे में लाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। एक पॉइंट ये, किस में लाना, कर के दायरे में लाने से जुड़ी, कर के दायरे में लाने के लिए, है ना, एक पॉइंट ये। एक दूसरे की प्रशासनिक सहायता करने के लिए प्रभावी व्यवस्था, किसके लिए, एक दूसरे की प्रशासनिक सहायता करने के लिए। ठीक है, कर संबंधी अवैध वित्तीय लेन देन की समस्याओं से निपटना, ये तो सिंपल सी बात है। कर अधिकारों का उचित आवंटन। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या कि वैश्विक कर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैश्विक पहलें। अब ये अन्य वैश्विक पहलें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। किसके लिए? वैश्विक कर सहयोग बढ़ावा देने के लिए। चलिए, एक तो आपने सुना होगा OECD। ये क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD का वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल के नियमों पर आधारित है। देख रहे हैं ना, OECD का वैश्विक न्यूनतम कर। अब ये OECD चर्चा हुई। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो नियम है कौन सा, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल, है ना। देखिए, यह नियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस प्रत्येक देश में न्यूनतम कर दर का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है। क्या कहा? यह नियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, किसको? बहुराष्ट्रीय कंपनी को उस प्रत्येक देश में न्यूनतम कर का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है। न्यूनतम कर दर जहां उसका व्यवसाय है। ठीक है, उसका क्या है?
इस तरह यह नियम किसी देश में अर्जित लाभ को अन्य देश में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करता है। हतोत्साहित करता है कि किसी भी लाभ को आप किसी दूसरे देश में मत ट्रांसफर करिए, मतलब ये चाहता है। इस नियम के तहत कारपोरेट लाभ पर 15% मतलब 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर लगाया गया है। कितने? 15% की न्यूनतम प्रभावी दर, 15% की न्यूनतम प्रभावी दर। ये थोड़ा सा मन कर याद रखिएगा ना, कोई जरूरी थोड़ा है हर चीज़ याद रखी जाए। इसी में क्या पॉइंट है कि BEPS अभी खूब डिटेल में चर्चा हुआ है, पर OECD G20 एक्सक्लूसिव फ्रेमवर्क, किस पर? BEPS पर। यह एक वैश्विक पहल है। किस लिए पहल है? जो कर चोरी से निपटने, कर चोरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ बात हो रही है, कर चोरी से निपटने और निष्पक्ष कर व्यवस्थाओं क्या करना सुनिश्चित करने के लिए भारत सहित 147 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्रों को एक साथ लाती है। ठीक है, इसे 2016 में स्थापित किया गया था। बाद में इसने टू पिलर अप्रोच अपनाया। क्या किया? टू पिलर अप्रोच अपनाया। अब ये टू पिलर अप्रोच क्या है? टू पिलर अप्रोच में पिलर 1 क्या कहता है? यह स्तंभ सबसे बड़ी और सर्वाधिक लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे और कर अधिकारों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है। एक पिलर ये हो गया। दूसरा पिलर क्या कर रहा है कि इस पिलर में वैश्विक न्यूनतम कर GMT नियम निर्धारित किए गए हैं। कौन सा नियम? GMT नियम निर्धारित किए गए हैं। अब ये GMT क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यम सभी देशों में अपने मुनाफे पर 15% के न्यूनतम प्रभावी दर से कर का भुगतान करें। कितना? 15%, भले ही उनकी मूल कंपनी किसी भी देश में हो। क्लियर बात? अब आता है क्या, यहीं पर एक पॉइंट थोड़ा सा छोटा सा है, ध्यान रखिएगा कि BEPS को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने होती बहुपक्षीय कन्वेंशन। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों क्या करना, अपडेट करना, और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों क्या करना है, कम करना। भारत में इस अभी समय पर 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 2017 में। ये भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, इस पे देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें है कि अन्य प्रमुख घटनाक्रम। देखिए, शुल्क वापसी, ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक। इसमें क्या है जरा देखिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, अब ये चीज पता ही नहीं होगा। CBIC केंद्रीय, अब किसकी बात हो रही है? अप्रत्यक्ष कर की बात हो रही है। CBDT वाला नहीं है कि प्रत्यक्ष हो, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में ड्यूटी ड्रॉबैक राशि ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक राशि। अब थोड़ा सा जो है इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा ही कंप्लीट हो जाएगा अभी। ड्यूटी ड्रॉबैक या शुल्क वापसी के बारे में देखिए क्या है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान किया गया। किसके तहत? सीमा शुल्क अधिनियम 1962। यह प्रावधान निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होने वाली किसी भी आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्क में छूट प्रदान करता है। एक पॉइंट ये, यह प्रावधान निर्यातकों को निर्यात प्रक्रिया के दौरान, किसको? निर्यातकों को निर्यात प्रक्रिया के दौरान विशेषकर आपूर्ति या मूल्य श्रृंखला में आने वाली कुछ लागतों की भरपाई करने, आने वाली कुछ लागतों में की भरपाई करने में मदद करता है। अब आता है थोड़ा सा 20 जनवरी CBIC के बारे में। CBIC के बारे में इसमें क्या है? यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय अंदर? केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि राजस्व विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST और IGST के संग्रह व वसूली
तथा तस्करी की रोकथाम जैसे मामलों पर नीति निर्माण और इनका प्रशासन करना। अब एक लास्ट पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट में कवर कर लेते हैं कि विंडफॉल टैक्स ये क्या है। विंडफॉल टैक्स देखिए, केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स क्या किया है, कम कर दिया। किसने किया है? केंद्र ने। अब सवाल ये विंडफॉल टैक्स क्या है। देखिए, विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा कुछ ऐसे उद्योगों पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? उद्योगों पर लगाया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण, अनुकूल आर्थिक मतलब जो आर्थिक परिस्थितियां फायदेमंद हो, अनुकूल आर्थिक परिस्थिति के कारण औसत से काफ़ी अधिक लाभ कमाते हैं। औसत से काफ़ी अधिक लाभ कमाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करके, इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करके व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाना है। किसके लिए? सामाजिक कल्याण के लिए। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, सामाजिक कल्याण वाला शब्द कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकारें यह तर्क देकर विंडफॉल टैक्स को उचित ठहराती हैं कि, अभी क्यों सरकारें उचित ठहराती हैं या कैसे उचित ठहराती हैं, ये समझिएगा। सरकारें यह तर्क देकर विंडफॉल टैक्स को उचित ठहराती हैं कि ये लाभ केवल कर देने वाले निकायों के प्रयासों के कारण ही नहीं, बल्कि बाहरी कारकों के कारण भी प्राप्त हुए हैं। ये कुछ रहा आपका आज का पूरा टॉपिक। उम्मीद है पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा। कंप्लीट हो ही गया, उम्मीद करना है। नेक्स्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।